Hello student, welcome to the Cephalon classes. I am Mohammad Saif. I am our physics faculty. तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। और हम आपको बात कर रहे थे डायमेंशन, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो उसी चीज़ को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए हम आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनके हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो बेटा डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है और मैंने आपको बताया था कि इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूरा चैप्टर शामिल है यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मूले यहाँ पर बेटा यूज़ किए जा रहे हैं, आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें सर और ये आपने सर पहले लेक्चर में इतने सारे फॉर्मूले दे दीजिए, हम कैसे रटेंगे। तो बिल्कुल भी बेटा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले जैसे जैसे हम आगे अपने लेक्चर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा जो कोर्स है वो कवर होता जाएगा, ये फॉर्मूले आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूले जब आप उन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, वो फॉर्मूले पे बेस्ड जब उसको लेक्चर में कई बार रिपीट किए जाएंगे वो फॉर्मूले, तो ये आपको आपकी मेमोरी में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज तो आप इतने सारे फॉर्मूले पहले ही दिन में, मैं अगर आपसे बोल दूं याद करना है बेटा, और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपको रटना है, किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी कि आपको फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ऐसे समझ लीजिए आपके तरीके से, एक तरीके से रामबाण है, जो कि हर एक लगभग 50% से ज़्यादा 50 to 60% जो आपकी क्वांटिटीज़ होंगी उनके जो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे वो आप उसकी वजह से निकाल सकते हो। तो बिल्कुल बेटा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए फिर से हम शुरू करते हैं अपना सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने यहाँ पर ये कुछ जैसे हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मैंने आपका उस दिन क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी कितनी तरीके की थी? 3 तरीके की थी। एक तो फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव्ड, तीसरा सप्लीमेंट्री। तो हम सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी भी हम डायमेंशन फॉर्मूले के लिए बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास प्लेन एंगल है, सबको पता होगा प्लेन एंगल, आपने 10th क्लास तक पढ़ा है कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे कोई भी सर्किल है, सर्किल की आपने एक आर्क कंसीडर करी, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर एक सर्किल की आर्क कंसीडर कर रखी है बेटा, ये आपने आर्क कंसीडर कर ली है। ओके, ये जैसे सपोज करो आर्क है सर्किल की। अब यहाँ पर देखो इसका जो सेंटर है बेटा, ये सेंटर यहाँ पर ऐसे लाई करेगा बेटा, ये सेंटर। ओके, तो इसकी लेंथ सपोज करो एस है, ये एस है, और ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये थीटा। ओके, तो ये जो थीटा निकल के आता है, अब जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल का पार्ट है बेटा आर्क, तो सपोज करो सर्किल की रेडियस आर थी, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब यहाँ पर देखो बेटा एस भी लेंथ है, डिस्टेंस ये आपके पास आर की लेंथ, ये भी लेंथ है, रेडियस वो भी लेंथ है ना, दोनों लेंथ है। इनका जो दोनों क्वांटिटी है, यहाँ पर जो आर्क है और दूसरी रेडियस है, दोनों का जो फिजिकल नेचर है दैट इज क्या है, लेंथ। तो ये दोनों क्या है आपके पास, दोनों ही लेंथ है। अगर मैं इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल की मैं बात करूंगा, डायमेंशन ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर मैं लेंथ का जो आपके पास आर्क है, आर्क की जो डायमेंशन है एल रखूंगा, यानी कि लेंथ, और रेडियस वो भी क्या है, लेंथ है। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। ओके, तो ये 1 यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हम अगर मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मास की डायमेंशन है वो भी क्या है बेटा, 0 है, और यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन है वो भी 0 है, और यहाँ पर टाइम की डायमेंशन वो भी 0 है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 क्यों लिखा है, 1 जैसे आपके पास x की पावर 0 है, तो क्या मतलब है, यहाँ पर x कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं, तो इसको आप 1 लिखते हो। ऐसे यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारे पास प्लेन एंगल है। ठीक है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर फर्दर जो है आपका नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। कोई एरिया अगर उसके, जैसे कोई स्फीयर है सपोज करिए, तो स्फीयर के पार्ट, थोड़ा सा कोई पार्ट ले लीजिए उसका सरफेस का, वो स्फीयर के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आगे हम पढ़ेंगे, चल के उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल को, लेकिन फिलहाल आप यही रखिएगा याद, यहाँ पर कोई एरिया, जैसे यहाँ पर क्या था, एक आर्क,
आर्क जो है सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करती थी दैट इज नोन एज आपके पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल अगर मैथमेटिकली आर्क अपॉन रेडियस होता था। सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो ये मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जैसे सपोज करो बहुत ही हमने एक एरिया ले लिया बेटा ये ऐसे, तो ये सॉलिड एंगल होता है। जैसे ये वाला आपके पास, ये आपके पास एरिया हो गया ये। ओके, ये तो ये जो आपके पास 3D एंगल है ये कहलाएगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये सॉलिड एंगल है, ये जो 3D एंगल है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड और 3D एंगल भी बोलते हैं इसको, 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, तो ये जो है आपके पास सॉलिड एंगल, ऑल्सो नोन एज 3D एंगल, ऑल्सो नोन एज 3D एंगल। ओके, तो चीज़ें तो बेटा आसान है अगर आप सही से पढ़ोगे इन चीज़ों को। केवल देखो जैसे ये फॉर्मूला है, आप ये तो आसान है, ये तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आपने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा कि प्लेन एंगल क्या होता है। लेकिन सॉलिड एंगल आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर गॉस थ्योरम में काफ़ी यूज़ होता है इसका, तो वहाँ पर भी ये डिस्कस किया जाएगा जो कि आप ट्वेल्थ की क्लासेस में पढ़ते हो। तो ये कोई एरिया जो है जितना एंगल सबटेंड करता है दैट इज़ नोन एज आपका सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर देखो बेटा एरिया को जैसे ए से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर, नीचे आर स्क्वायर। तो एरिया क्या है बेटा, एरिया की डायमेंशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ना। एरिया की डायमेंशन यानी कि 2 बार लेंथ का यूज होगा, यहाँ पर एल स्क्वायर होता है, और नीचे देखो रेडियस क्या है, लेंथ है, इसका एल स्क्वायर। तो ये भी क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, यानी कि इसकी भी जो डायमेंशन है बेटा वो क्या आएगी, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो अब यहाँ पर 1 है यानी कि m की पावर भी 0 है, यहाँ पर l की पावर भी 0 है, t की पावर भी 0 है। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई सॉलिड एंगल। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ और ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है बेटा। तो एंगुलर वेलोसिटी की हमें डायमेंशन लिखनी है, तो देखो क्या आएगी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने में कितना टाइम लगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा, इसको ओमेगा से, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास डेल्टा थीटा, यानी कि ये क्या है, चेंज इन एंगल डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, ये टाइम है। अब हमने देखा कि एंगल क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि एंगल क्या है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा यानी कि चेंज इन एंगल, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, नीचे डेल्टा टी टाइम है। तो यहाँ पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप डायमेंशन लिखोगे है ना, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देखो कितना हो जाएंगे बच्चों, और ये आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको 1 लिख सकते हैं आप। नीचे क्या है बेटा, डेल्टा टी है यानी कि टाइम है, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये टी की पावर -1। ओके, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ऐसे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, जैसे हमने या तो आप t-1, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है m की पावर 0, l की पावर 0, t-1, तो क्या ये भी किसका फॉर्मूला है बेटा, ये भी तो इसी का है। मतलब यहाँ पर m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1, तो ऐसे भी लिखा हुआ हो तो एक ही बात है। इस चीज़ में आप कंफ्यूजन मत करिएगा, चाहे आप t इनवर्स लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, चाहे आप m की पावर 0 या फिर l की पावर 0 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वांटिटी है। अच्छा, उससे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, वहां पर चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला आप लिखोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट करते हो, तो बेटा यहाँ पर अगर केवल फॉर्मूले की बात करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी में। तो अब यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशन लिखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आप निकाल चुके हो, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू m0 l0 t की पावर -1, या सिंपली t इनवर्स ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका,
डायमेंशन ऑफ अल्फा या एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। ACC लिख सकता हूँ ना बेटा, एक्सलरेशन को समझ जाएंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो आपके पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, देखो चेंज हो या केवल एंगुलर वेलोसिटी हो, दोनों है तो सेम ही। आपके पास अगर जैसे सपोज करो आप अगर किसी चीज़ में से सपोज करो आपके पास ठीक है गेहूं है, गेहूं में से गेहूं निकालोगे, थोड़े कम कर दो तो गेहूं तो रहेंगे ना, या कोई भी चीज़ क्वांटिटी है वो क्वांटिटी वही रहेगी, ठीक है। आप कुछ मान लीजिए आपके पास 10 मीटर जो है क्लॉथ है, ठीक है, तो 10 मीटर कपड़े में से अगर आप 10 मीटर में से 5 मीटर कपड़ा अगर आप निकाल रहे हो तो बचा हुआ क्या कपड़ा ही तो रहेगा, क्वांटिटी तो वही रहेगी। तो यहाँ पर यानी कि वो लेंथ ही तो रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर बेटा अगर आपने ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा में से मतलब इस तरीके से लिखते हैं बेटा, यहाँ पर आप 11 से अब 11th में आए हो बेटा 10 से, तो वहाँ पर डिफरेंस दिखाने के लिए डेल्टा का यूज़ करते हैं। जैसे डेल ओमेगा यहाँ पर लिख दिया गया बेटा, यहाँ पर लिखा है डेल ओमेगा, इसका मतलब है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओके। यहाँ पर अच्छा ये दिख नहीं रहा है इधर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि सिंपली सेम टाइप की क्वांटिटी का डिफरेंस है डेल्टा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये यानी कि देखो एक सेम टाइप की क्वांटिटी में से ही सेम टाइप की क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज करें हमारे पास 1 kg शुगर है ना, 1 kg शुगर है और 2 मीटर जो है कोई हमारे पास क्लॉथ है, कपड़ा है, तो 1 kg शुगर प्लस 2 मीटर क्लॉथ कितना हुआ, आप इसको जोड़ नहीं सकते, 1 + 2 3 तो नहीं करोगे ना। लेकिन अगर आपके पास होता 2 kg शुगर 1 kg जो है आपके पास फ्लोर है, तो आपके पास टोटल वेट कितना हो गया, तो आप 3 kg बोल दोगे, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटी, मतलब वहां पर दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी है, दोनों मास है, तब आपने ऐड कर दिया। लेकिन एक क्वांटिटी आपके पास मास थी और दूसरी क्वांटिटी लेंथ थी, तब आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से बेटा आपके पास ये कितना आएगी बेटा, इसकी हमने यूनिट निकाल ली है, यानी कि टी इनवर्स लिख देंगे बेटा इसको, और नीचे क्या है बेटा डेल्टा टी, तो ये टी ऐसे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो टी -2 हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे, ओके। ये वाला उधर वाला है बेटा, इसको ये उसका था, यहाँ पर याद रखेंगे इसको, ठीक है। अभी आगे अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले जनरली आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी के एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपके मतलब स्कूल लेवल पे ये काफ़ी पूछता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने देखो कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं हर एक, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैं बात करूँगा बेटा, तो किस फॉर्मूले से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला निकाली जाएगी वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि किसी भी डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस फॉर्मूले से आपने निकाला है, किसी भी फॉर्मूले से निकालिए डायमेंशन फार्मूला वही आएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे जी है, तो इसको मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। ये क्या है आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपका ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है जिसमें आपके पास दो बॉडी हैं जिनका मास m1 m2 है, उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसकी वजह से आपने जो फोर्स लगता है, जैसे दो बॉडी है हमारे पास, एक ये है, इसका मास m1 है बेटा, इसका मास m2 है, और ये r डिस्टेंस पर रखी हैं, तो इनके बीच जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लिखता है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें g निकालना है बेटा, तो देखो g कैसे निकालेंगे, यहाँ से g की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे बेटा, तो g इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2 ऐसे करके। तो अब डायमेंशन फार्मूला आप इसका निकालेंगे, देखो डायमेंशन फार्मूला ऑफ g कैसे निकालोगे आप, डायमेंशन फार्मूला ऑफ g, तो डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ओके। मैं इसको ऊपर स्पेस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा आप, ठीक है। आप जब नोट बनाए बेटा, नोट्स बनाए अपने, तो इसके बाद यहाँ पर लिख देना ये जो मैं लिख रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। क्या आ जाएगी बेटा, लिखेंगे क्या,
देखो इससे निकालेंगे बेटा, देखो G इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, F मतलब बेटा F मतलब फोर्स, मैंने बोला था फोर्स की आपको डायमेंशन याद रखनी है, ml t माइनस 2। फिर देखो r क्या है बेटा, ये आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर कर दिया हमने, और डिवाइड बाई बेटा मास, 2 बार मास है तो m इंटू एम यानी कि m स्क्वायर कर दीजिए आप। तो एक m से कैंसिल, आप अलग अलग ही लिख दो ताकि कैंसिल करने में बेटा अपने आप आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये m इंटू एम, ओके, तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये m माइनस 1 हो गया अपने पास, और l स्क्वायर इधर है एक इधर है, तो कितना हो जाएगा बेटा, l का क्यूब हो जाएगा और t माइनस 2। तो ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि जनरली पूछा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे आप निकालेंगे, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसे F इक्वल टू 6 पाई ईटा RB, ठीक है। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तब वहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बताया जाएगा कि जैसे कोई भी आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी है, तो जब उसको हम किसी वाटर के अंदर या मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर उसको छोड़ देते हैं तो वो उसकी स्पीड जो है पहले तो इंक्रीज़ करती है, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ करती रहेगी, अगर मान लीजिए उस पर जो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो उस पर जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर किसी इंस्टेंट पर उस पर जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो उसको नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है, तो फिर वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो कांस्टेंट स्पीड से क्यों गिरती हैं, तो वाटर ड्रॉप्स पे देखो ये आपके पास जो एयर है इसकी वजह से एयर के अंदर आ रही हैं जो वाटर ड्रॉप्स हैं, तो एयर जो है यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती हैं, जिसको हम जो है इस C से देते हैं 6 पाई ईटा RB से, ओके। तो ये जो आपका पास विस्कस फोर्स लग रहा है उस पर, यानी जैसे आप एक तरीके का विस्कस फोर्स जो होता है बेटा वो फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है, जब दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो वो उस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, जैसे आपके पास ये जो आपके पास लिक्विड ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, ये आपकी लिक्विड हो गई, और जो दूसरा मीडियम जिसके अंदर ये मूव कर रही है वो आपका गैसियस मीडियम हो गया। तो अब यहाँ पर जो गैसियस मीडियम है और जो आपके पास लिक्विड ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो ये सेम टाइप के मटेरियल नहीं रहे, तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा यहाँ पर जो आपके पास वाटर ड्रॉप के ऊपर जो एयर ड्रैग लगेगा दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स। तो होता क्या है, आपके पास वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप पर उसके मास की वजह से नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब जब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहले तो जहाँ से मान लीजिए जो क्लॉड से आपने जो ड्रॉप्स निकली तो पहले इनकी स्पीड इंक्रीज करती जाती है, अब इन स्पीड इंक्रीज करती जाएगी तो उस पर जो लगने वाला विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा RB ये भी इंक्रीज करता जाएगा। अब ये इंक्रीज करता जाएगा, फिर उसका mg तो नीचे की ओर लगभग कांस्टेंट लग रहा है, तो जैसे ही mg के बराबर ये 6 पाई ईटा RB हो जाता है, उसके बाद नेट फोर्स 0 हो गया। अब उसके अंदर जो स्पीड आ गई वही इसकी स्पीड से वो हमारे तक आती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर उनकी जो हाइट से उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, और इसीलिए हमें जो है जो ड्रॉप्स होती हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से आती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कोई भी आपके पास स्पेरिकल बॉल है, आपने उसको लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, तो उसके अंदर जो है उस पर जो लगने वाला लिक्विड की वजह से जो लिक्विड की लेयर्स हैं उस पर जो फोर्स लगाती हैं, जो उसके नीचे मोशन को, जाहिर सी बात है देखो आपको ये सॉलिड कोई भी स्पेरिकल बॉल ले लीजिए, बॉल को अगर आपने यहाँ पर छोड़ा तो बॉल ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, अगर आप लिक्विड में छोड़ोगे तो वो कम तेज़ी से जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड के अंदर, अब लिक्विड में भी डिपेंड करता है, जैसे आपने वाटर लिया तो उसकी स्पीड पे जो उसकी स्पीड कम रेट से कम होगी, लेकिन अब वहीं आपने कोई जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कोई भी आपका लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे आपने बहुत से और मोबिलाइल ले लिया या मान लीजिए हनी ले लिया तो, या मर्क्यूरी ले ली, तो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा फोर्स लगाती हैं बॉडी को, मतलब जैसे बॉडी अगर नीचे जा रही है तो उसके मोशन को ज़्यादा फोर्स से अपोज करती हैं। तो यहाँ पर ये उसके डिपेंड करता है कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है। फिलहाल ये चीज़ें आप हम करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिलहाल हम ये याद रखेंगे किसी भी कोई सॉलिड बॉडी है, अगर वो लिक्विड के अंदर जा रही है
तो उस पर जो फोर्स लगता है लिक्विड की वजह से, जो विस्कस फोर्स लगता है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना। इसको हम ड्राइव भी करेंगे इस फॉर्मूले को अभी डायमेंशन एनालिसिस से, यानी कि एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस के, तब इस फॉर्मूले को हम वहाँ पर ड्राइव भी करने वाले हैं। तो फिलहाल देखो इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम निकालने वाले हैं ईटा के। तो देखो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ईटा इज इक्वल टू आपके पास एफ अपॉन एफ अपॉन 6 पाई इधर आ जाएगा नीचे, और क्या आएगा आर इंटू वी। ओके, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। देखो ईटा इधर रह गया, ये आ गया। अब देखो 6 पाई ये क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, और हमने बोला था कोई नंबर है, जैसे 6 नंबर है, पाई भी एक नंबर है, किसी भी नंबर है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, उसकी डायमेंशन 1 होती है। तो यहाँ पर देखो ईटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, देखो फोर्स की डायमेंशन रखिए, यानी कि ml_2। अब तक तो याद हो गई होगी ना फोर्स की डायमेंशन, हमने इतनी बार इसको यूज़ किया है। अब देखो 6 पाई ईटा, इसका मतलब नहीं है 1 है, r बेटा लेंथ है, और वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है Lt-1 होती है। तो एक यहाँ पर देखो एक L से तो एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा बेटा, अब L को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा ml-1। ओके, फिर देखो T जो है हमारे पास ऊपर ऑलरेडी -2 है, और ये T-1 ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएंगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात कर लेते हैं, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की जाएगी, क्या होती है डिटेल में। फिलहाल यहाँ पर हम फॉर्मूला हमें याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे फॉर्मूले आप कहाँ से याद करोगे। तो फिलहाल अभी ये देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का हम डिस्कशन करेंगे, कैसे आता है, क्या होता है। लेकिन अभी देखो क्या होता है कि थर्मल कैपेसिटी ये क्या है बेटा, Q है हीट। जैसे किसी भी, इतना जान लो, किसी भी बॉडी को आप हीटअप कर रहे हो, किसी भी बॉडी को आप हीटअप कर रहे हो, तो उस बॉडी का मास कितना है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा जो है उसको हीट देनी पड़ेगी। तो किसी भी बॉडी को जो आप हीट दे रहे हो उसका साइज मास कितना है, जैसे सपोज करो आपने कुकर के अंदर जो है कम वाटर रखा हुआ है तो वो जल्दी बॉयल हो जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा वाटर रखोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा देर तक उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर राइज कर रहे हो, जितनी ज़्यादा हीट दे रहे हो, वो किस पे डिपेंड करेगी, उस सब्सटेंस का मास कितना है और आप कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। आपको जैसे सपोज करो जो वाटर है वो सिर्फ हल्का हल्का, जैसे बोलते हैं ना गुनगुना करना है, तो वो हल्का सा गुनगुना करना है, पीने के लायक बनाना है, तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी। लेकिन भाई आपको उसको बॉयल करना है, उसके अंदर बैक्टीरिया हैं भाई, वो सारे मारने हैं तुमको, तो बहुत ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा उसको। तो जाहिर सी बात है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको हीटअप करोगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो आप हीट दे रहे हो किसी सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए, ये किस बात पर डिपेंड कर रही है भाई, सब्सटेंस कितना है, जितना ज़्यादा सब्सटेंस उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि उसको कितना, आपको उसका टेम्परेचर कितना राइज करना है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा राइज करोगे उसको हीट भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप कैसे करके लिखते हैं, जैसे Q है, Q को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि कितना मास है और कितना आप टेम्परेचर उसका राइज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है इसका जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हमने लिखा हुआ है MS, यानी कि स्मॉल s से लिखा हुआ है। जो s है यहाँ पर ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखो s की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो ये हो जाएगी बेटा Q अपॉन M डिवाइड बाई डेल्टा T। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आपकी स्पेसिफिक, अब इसका देखो आपको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो हीट देखो क्या है, हीट मैंने आपको बताया था, हीट हो, एनर्जी हो, कितनी कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखवाई थी कि आप किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला से देख के ये नहीं बता सकते कि ये डायमेंशन फॉर्मूला किस क्वांटिटी का, याद है नहीं है बेटा ये चीज़, ठीक है। तो मैं ये चीज़ भी, जो भी
जिन जो आपने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो जहाँ जहाँ आएंगी वो चीज़ें मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, ताकि आपको ये भी पता रहेगा कि आपने जो लास्ट लेक्चर देखा था वो कितने, है ना, कितना कंसंट्रेशन से देखा था। अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो मैं ये बात बोल रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि उसमें एक मैंने पॉइंट लिखवाया था कि जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो यूनिक नहीं होता है ना। किसी भी, जैसे पर्टिकुलर आपने बात कर ली कि पर्टिकुलर जैसे टॉर्क है, तो टॉर्क का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया वो यूनिक नहीं है कि भाई ये टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है तो ये टॉर्क का ही होगा। वो बेटा एनर्जी के भी बराबर होता है। तो एक डायमेंशन फॉर्मूला कई क्वांटिटी का हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हीट की बात कर रहा हूँ या एनर्जी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये हीट क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, क्यू यहाँ पर जो लिया गया है, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ पर निकालोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, तो इस स्पेस को यूज़ कर लेते हैं बच्चों, है ना। डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू, देखो इसी फॉर्मूले में Q यानी कि ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई मास टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर एक नया टर्म इन्वॉल्व हो रहा है जो अभी तक हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है। मैकेनिक्स के अंदर केवल 3 क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तो मास, दूसरे टेम्परेचर, सॉरी टाइम और लेंथ, ये 3 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक नया टर्म, यहाँ पर एक नया क्वांटिटी ऐड हो गई है यानी कि टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन से भी हम यहाँ पर कैपिटल के से भी डिनोट कर देते हैं या कहीं कहीं थीटा से भी मिलेगा आपको, तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर के ले रहा हूँ, है ना, केल्विन। तो यहाँ पर m का मास हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर, तो यहाँ पर मैंने के लिख दिया। अब देखो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर L स्क्वायर टी माइनस 2 के की पावर -1, ओके, ऐसे करके ये डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा ये ऐसे करके लिख दो के -1, ओके, और इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपने शायद केमिस्ट्री में 10th क्लास में गैस इक्वेशन पढ़ी हो, है ना। तो अगर आपने वो इक्वेशन पढ़ी है तो आपको ये याद होगा PV इज इक्वल टू म्यू RT। यहाँ पर देखो P क्या है बच्चों, P है प्रेशर, V जो कैपिटल लिखा हुआ है बेटा ये है वॉल्यूम, और ये म्यू जो है ये क्या है बेटा, मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या थी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मोल, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। R जो है आपका ये गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मैं केवल यहाँ गैस कांस्टेंट लिख देता हूँ, गैस कांस्टेंट, जिसकी हमें डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है। और T जो है वही है अपना क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर है बेटा, ओके। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो इस फॉर्मूले के अंदर कि P क्या है बेटा, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, म्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में निकालते हैं, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूले जैसे लास्ट में हम जो प्रीवियस हम फॉर्मूले से जो डायमेंशन फॉर्मूले निकाल रहे थे वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें R के इज इक्वल रखना पड़ेगा। R इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा यहाँ पर, PV अपॉन म्यू टी, ये बस। अब क्या करना है, इसमें R की डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पर P यानी कि प्रेशर की डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन, और म्यू देखो मोल है, ये आप एक नया और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड हो गई यहाँ पर, तो मोल को हम मोल से ही डिनोट करेंगे यहाँ पर, ओके। अब T को हमने केल्विन से यूज़ करना स्टार्ट कर ही दिया है तो उसको हम केल्विन से यूज़ करेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखो कितना हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, या अच्छा मैं इसको आपने लिख लिया होगा बेटा, इसको साफ कर दूँ ताकि मैं यहीं पर इसको लिख सकूँ, ओके। देखो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ R कितनी हो जाएंगे, देखो P की डायमेंशन, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता था, हमने लिखवाया था आपको, यहाँ पर मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू F अपॉन A, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन ml-t-2 होती है और एरिया की L स्क्वायर, तो ये कितना हो गया था, ml-1 t की पावर -2 हो गया था। लिख दीजिए यहाँ पर P की जगह P का डायमेंशन ये आ जाएगा ml-1 t-2, ओके। अब यहाँ पर V का डायमेंशन यानी कि वॉल्यूम है,
3 बार लेंथ डिवाइड बाई नीचे बेटा क्या है म्यू, म्यू को मोल ऐसे ही लिख देंगे बेटा, मोल ऐसे करके, ओके ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या है बेटा टी है, तो टी को हम केल्विन लिख देते हैं ऐसे। इसको आगे नीचे वाली क्वांटिटीज को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ओके। अच्छा देखो एल यहाँ पर भी है तो 2 हो जाएंगे, एल की जो वैल्यू हो जाएगी पावर वो 2 हो जाएगी। देखो एम तो ऐसा ही है और एल क्यूब इधर है तो ये -1 है, तो ये कितना बचेगा बेटा L2 बचेगा, L²। टी की पावर कितना बेटा -2 है, और फिर के आ जाएगा, के -1 का हो जाएगा यहाँ पर, और मोल भी आपका वो -1 हो जाएगा, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया गैस कांस्टेंट का, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा ये, ओके, याद रखना इस चीज़ को। फिर प्लांक कांस्टेंट, ये भी आप पूछा जाता है प्लांक कांस्टेंट। तो ये जो प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर कहाँ से निकालते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी, तो प्लांक हाइपोथेसिस कहलाती है। कि प्लांक ने बताया था कि जो लाइट है, लाइट जो है एक्चुअली वेव के फॉर्म में ना आके वो किसके फॉर्म में आती है, वो पार्टिकल के फॉर्म में आती है। वैसे लाइट जो है दोनों मॉडल हैं, वो दोनों वैलिड हैं, मतलब लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है, यानी कि डुअल नेचर शो करती है लाइट। तो ये चीज़ों को डुअल नेचर कैसे शो करती है हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब ये पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, प्लांक ने बताया था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, उन पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं। तो वो फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है। यहाँ पर जो h है ये तो क्या है बेटा एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ओके। यहाँ पर h क्या है बेटा, ये गैस, ये जो है आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर। और ये जो न्यू है बेटा, ये न्यू इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे डिस्टॉर्ट करके लिखते हैं इसको न्यू। वैसे फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, लेकिन अब आप सीख लीजिए ये वर्ड्स आपको मिलेगा, ये वाला लेटर आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की देखो पहले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी देखो आपके पास ये इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/t। टी क्या है मतलब टाइम, ओके। तो यहाँ पर आपको निकालना है, तो पहले तो आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास E/, या पहले यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। h और न्यू की जगह मैं क्या लिख दूँ 1/t। तो यहाँ से देखो आपके पास जो h की वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया, E इधर लिखना था ना, h पहले वही लिखना था ना फॉर्मूला, E = ओके, E = h/t। मैंने न्यू की जगह क्या लिख दिया 1/t। अब मुझे h निकालना है तो मैं यहाँ से ऐसे निकाल दूंगा, h = E × t, E × t ऐसे लिख दिया मैंने। अब आपको चाहिए देखो प्लांक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन चाहिए तो एनर्जी की डायमेंशन रख दो और टाइम की डायमेंशन रख दो, आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा इस चीज़ को, आप यहाँ नोट कर लेना। तो डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट कितनी हो जाएगी बेटा, ये क्या है बेटा एनर्जी की डायमेंशन, यानी कि mLT माइनस, इस चीज़ को मिटा दूं बेटा मैं, mL² t - 2, ये होती है बेटा एनर्जी की डायमेंशन। और फिर ये t है बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा फर्दर mL² t - 1, ये आ गई आपके पास प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन। तो बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, और फॉर्मूले याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम फर्दर सिलेबस कवर करते रहेंगे, तो जैसे जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे वहाँ पर, तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, हमसे जुड़े रहोगे, ठीक है। फिलहाल आगे कुछ और क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये है, बहुत सारे और भी आपके दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा, कुछ आप होमवर्क करिएगा, जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनकी कोशिश कीजिएगा कैसे इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम टाइप की क्वांटिटी को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो,
डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि आपके पास 2 kg शुगर है, ठीक है, और 1 मीटर लेंथ का कोई आपके पास कपड़ा है, तो टोटल कितना हुआ आपके पास? तो आप बोलोगे भैया 2 kg शुगर है हमारे पास, 1 मीटर जो है वो कपड़ा है। लेकिन मैंने बोला था कि अगर आपके पास 2 kg शुगर है और 2 kg आपके पास फ्लोर है, तो आपके पास टोटल वेट कितना है? तो आप कहोगे 4 kg है ना, क्योंकि वो सेम टाइप की क्वांटिटी थी, उनका फिजिकल नेचर क्या था, वो मास था, तो आपने वहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन मास में आप लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे अगर कहीं पर आपको मिल जाए कि हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं ए बी सी, और ये दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो जो फिजिकल नेचर बेटा a का होगा वही फिजिकल नेचर किसका होगा? b का होगा, वही c का होगा। तो ये चीज़ बेटा आप याद रखेंगे कि सेम टाइप की क्वांटिटी को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशन जो है, जब नेचर फिजिकल नेचर क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, ये चीज़ लिखवाई थी कि डायमेंशन डिनोट द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कि वो क्या है। जैसे डिस्टेंस, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, ये सब इनका जो नेचर है फिजिकल वो क्या है कि ये सब की सब लेंथ है। उनके नाम हमने कुछ और भी रख दिए। सिमिलरली जैसे आपके पास एनर्जी की मैं बात करूं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो ये डिफरेंट टाइप की क्या है, ये एनर्जी है। क्वांटिटी तो हमें अलग अलग दिख रही है, लेकिन सबका जो फिजिकल नेचर है वो क्या है तो वो एनर्जी। आपने उसको पोटेंशियल एनर्जी कह दिया उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की वजह से, किसी को आपने काइनेटिक एनर्जी कह दिया, किसी को आपने हीट एनर्जी कह दिया। तो वो उनका जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, वो एनर्जी है। तो एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन जो होंगी, डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ऐसे लिखा हुआ दे रखा है तो इसका मतलब ए की जो डायमेंशन होगी वही बी की डायमेंशन होगी, यही सी की डायमेंशन होगी, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी है ना, सबकी डायमेंशन क्या है, ऑल हैव सेम डायमेंशन। तो ये चीज बेटा मैंने जो लिखा हुआ भी है ना कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी एंड गिव द सिमिलर क्वांटिटी। अगर आप मान लीजिए आप मास को मास में ऐड करोगे तो आपको मास ही मिलेगा, अगर आप एनर्जी को एनर्जी में ऐड करोगे तो आपको एनर्जी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ और बन जाएगा, है ना, कुछ डाला, जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना, जादू हो रहा है भाई इसमें से कुछ ये इधर से लड़का डाला है ना, उधर से देखा तो लड़की निकल रही है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिजिकल नेचर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो सब फिजिकली आपको दिखाई देंगी, वही होंगी, कोई जादू नहीं होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जैसे यहाँ पर इसी का एप्लीकेशन में देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये एग्जाम्पल है बेटा, ये इस तरीके से ये रिलेशन दे रखा है कुछ क्वांटिटी में, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये वेलोसिटी है बेटा, ओके, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि जो टी है ये टाइम है, यहाँ पर एफ जो है बेटा वो फोर्स है, और यहाँ पर एक्स जो है वो डिस्टेंस है, ओके, इस फॉर्मूले के। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब आपको अल्फा और बीटा की क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक रिलेशन, मतलब कुछ क्वांटिटीज़ हैं वो इस तरीके से एक रिलेशन मतलब इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये आपको मेंशन कर दिया गया कि जो टी है वो टाइम है, एफ जो है वो फोर्स है, वी जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है, और यहाँ पर एक्स डिस्टेंस है। यहाँ पर अल्फा बीटा कुछ क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता, आपको बताना है उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखते हैं इसी चीज़ का यूज़ करते हुए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर ये ए एक केवल क्वांटिटी दे रखी है या कोई टर्म हो पूरा, अगर कोई पूरा टर्म है तो उस पूरे टर्म की क्वांटिटी भी सेम ही, मतलब उसकी जो डायमेंशन होगी वो सेम ही होगी, उसका जो यूनिट होगी वो सेम ही होगी। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर ये पूरा टर्म है एफ इंटू वी, तो इसमें दो क्वांटिटी हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो एफ इंटू बी यानी कि इस टर्म की जो डायमेंशन होगी, इस टर्म की जो डायमेंशन होगी, इस टर्म की डायमेंशन होगी, यानी कि जो तीन टर्म है हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। तो जैसे अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही एफ इंटू बी की डायमेंशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर मैं पहले तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इन अ रिलेशन having
more than two term, then each term has same dimension. ठीक है, ये अगर मान लीजिए कई सारे टर्म आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हैं, ठीक है, तो उसके केस में हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। तो जैसे यहाँ पर हमें अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखो आपको लिखूंगा, अगर आपको निकालना है अल्फा की डायमेंशन, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बेटा, एफ इंटू बी। डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी, ये दो टर्म है, दोनों की सेम डायमेंशन होगी बेटा। तो अल्फा की हमें पता नहीं है बेटा, हमने अल्फा को ऐसे लिख दिया। टाइम की डायमेंशन टी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। देखो कितनी बार यूज हो रहा है फोर्स, तो अब तक याद हो गई होगी बेटा आपको फोर्स की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर आप उधर ले जाइएगा, तो ये जो टी है इधर जाएगा, इधर ये इसकी पावर प्लस में, इसकी माइनस में, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो आपको जो अल्फा की डायमेंशन मिल जाएंगी वो क्या मिलेंगी आपको, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये टी माइनस वन बचेगा। देखो ये टी इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होके ऐसे जाएगा, देखो टी माइनस टू ये पहले से था और ये टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो मैं वो नहीं लिख रहा, यहाँ पर टी माइनस वन बचेगा आपका। ये डायमेंशन आ गई बेटा अल्फा की। अब आपको निकालना है बेटा बीटा की डायमेंशन। तो बीटा की डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर जो पूरा टर्म है इसकी डायमेंशन भी तो इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए डायमेंशन ऑफ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन होगी बेटा किसके बराबर होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी, केवल मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे मत समझिए, मैंने इसके इक्वल लिख दिया है। तो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो फोर्स इंटू एफ वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसके बराबर होगी बेटा। तो यहाँ पर बेटा ये बीटा है। अब एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर क्या बताया था हमने, यहाँ पर एक्स को बताया था डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, लेंथ, ऐसे लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ये किसका हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। ओके, ऐसे। तो अब ये एल इधर जाएगा, देखो पहले से एक दो एल उधर हैं और दो इधर जाएंगे तो चार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी एम एल की पावर फोर, दो पावर इधर दो इधर से आएंगे, और टी की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का थ्री। तो ये हो गया आपके पास डायमेंशन ऑफ बीटा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर हमारे पास याद रखना है कि सेम टाइप की क्वांटिटी को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें कई सारे टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हैं, तो उस केस में हर एक टर्म की डायमेंशन जो होगी वो सेम होगी। तो उसी का यूज़ करते हुए उसमें एक दो ऐसी क्वांटिटी होंगी जो आपकी डायमेंशन, आपको डायमेंशन उनकी गिवन नहीं होगी, तो इस तरीके से आप उनकी डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, फिर आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इसमें ये वैन डर वाल्स इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन अब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये फिजिक्स में तो नहीं पढ़ोगे लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। वैन डर वाल्स इक्वेशन मतलब जो आपकी जो गैसेस हैं, जो आपके रियल गैसेस हैं, है ना, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करके जो है हम जो गैस के जो लॉ हैं उनको लगा सकते हैं, क्योंकि वो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी जो आपने गैस इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस किया था, वो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हमें जो आपके पास जो रियल गैसेस हैं, क्योंकि ये डेविएट करती हैं आपकी, ये जो आपकी रियल गैसेस हैं बेटा ये डेविएट करती हैं आपकी आइडियल गैसेस से। जाहिर सी बात है कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, तो रियल चीज़ों में अगर आपको वो गैस इक्वेशन लगानी है तो क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रियल गैस के लिए जो वैन डर वाल्स ने इक्वेशन बनाई थी दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर जो है इसमें आपसे पूछेगा कि देखो P यहाँ पर क्या है, देखो P वही है प्रेशर जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, प्रेशर, और यहाँ पर V मतलब ये देखो V कैपिटल है,
तो v ये वॉल्यूम है बेटा यहाँ पर, और v यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी, ये स्मॉल नहीं कैपिटल ही है बेटा, और ये r आपको पता है ये गैस कांस्टेंट है, और T क्या है बेटा यहाँ पर टेम्परेचर है, और म्यू आपको अब तक पता लग गया होगा बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल्स। ओके ओके, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर A और B कांस्टेंट है, A एंड B आर कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है, जिनकी डायमेंशन हमको बतानी है बेटा। तो इनकी डायमेंशन हमें A और B की बतानी है। तो इसमें यही जो अभी हमने जो पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है कि मतलब सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा देखो ये जो पूरा टर्म है, मतलब ये जैसे को P में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कुछ P में से आप A/V² सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो A/V², देखो प्रेशर में से आप प्रेशर ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डायमेंशन हो जाएंगी बेटा, देखो जैसे आपके पास डायमेंशन ऑफ A/V², ऐसे करके आप प्रेशर से ही प्रेशर को घटा सकते हो। तो जाहिर सी बात है A/V² आप प्रेशर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो A/V² जो टर्म है इसकी डायमेंशन भी प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी। तो डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ P यानी कि प्रेशर, ठीक है। तो अब लिख दीजिए, देखो A, V मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, तो पहले तो L का क्यूब और उसका फर्दर स्क्वायर, ऐसे, फिर इज इक्वल टू प्रेशर की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी बेटा, कितने आई थी mL-1 T⁻², मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा mL/T-2, और इसमें नीचे एरिया होता है L², तो ये L ऊपर जाएगा स्क्वायर, तो -1 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो A की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ A कितनी हो जाएगी बेटा बताओ जरा। यहाँ पर L का क्यूब और स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा, ओके। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 जब इधर जाएगा और एक ये माइनस में है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस का, mL/5 T⁻², ये हो गई आपके पास डायमेंशन ऑफ A। अब सिमिलरली आपको B की निकालना है, तो B की तो आसान है बेटा, जो B है उसमें से V में से यानी कि वॉल्यूम में से कुछ घटाओगे तो क्या घटाओगे, वॉल्यूम ही तो घटाओगे। तो यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ B हो जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जो भी V दे रखा है, डायमेंशन ऑफ V, ये V क्या है बेटा, वॉल्यूम है। तो आसान है ना, कितना हो गया बेटा, L का क्यूब। अब देखो कहीं किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर ये जो टर्म है पूरा P-A/V² की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, V-, बेटा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम बात कर रहे थे, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं, हाँ ये जो पूरा टर्म बनेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी डायमेंशन वही होगी जो इस साइड में है। तो वो हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कैसे चेक करते हैं कि कोई जो इक्वेशन आपको दे रखी है मैथमेटिकल इक्वेशन, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। जितनी भी आप फिजिकल इक्वेशन पढ़ते हो वो सब डायमेंशनली करेक्ट होती हैं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, लेकिन कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो ये ज़रूरी है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। तो डिस्कस करेंगे बेटा, चलो इसके बारे में भी। तो ये अब जैसे एक चीज़ यहाँ पर रूल नंबर 2 है, वो नोट नंबर पहला था, ये नोट नंबर 2 है बेटा। यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट करके रखेंगे कि जो भी यहाँ पर किसी भी जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी इन्वॉल्व होते हैं, लॉगरिथमिक भी टर्म इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर में से हमने पढ़ा था फिजिकल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ा था। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो आपके पास क्या थी, पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी वो क्या था, प्लेन एंगल था। तो उसमें ऊपर भी क्या था, लेंथ था, और नीचे भी लेंथ थी। तो लेंथ और लेंथ एक तरीके से वो रेशियो हो गया। तो जितने भी रेशियो होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम रेशियो बोलते हैं, जैसे तो उन सब का, जैसे आपके पास एक होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जितनी भी रेशियो वाली क्वांटिटी हैं वो सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं।
तो ये जो आपके पास जैसे साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनको रेशियो बोलते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब रेशियो हैं। देखो जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है बेटा, जैसे आपके पास बेटा कोई ट्रायंगल है, ओके ऐसे, तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, ओके, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो आपने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है बेटा, यहाँ पर आता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हुआ बेटा, ये रेशियो तो हुआ, यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ एक रेशियो तो है ये आपके पास। तो साइन थीटा, जितने कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये रेशियो कहलाते हैं। तो ये रेशियो की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इनकी डायमेंशन 1 होती है। ओके, दूसरा लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक टर्म जो लॉग वाले टर्म आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ये तो ये भी क्या है, एक नंबर आता है, इसमें जो भी लिखा होगा वो भी नंबर होगा इसके अंदर। देखो दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज और भी नोट करिएगा, पूरा टर्म डायमेंशन लेस है और इसके अंदर जो थीटा है बेटा, अंदर साइन किसके साथ आएगा, किसी एंगल के साथ आएगा, टेन किसके साथ आएगा, किसी एंगल के साथ आएगा। तो एंगल अभी हमने लास्ट में देखा था, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पड़ी थी वहां पर प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल कैसा आ रहा था, जो एंगल आ रहा था वो डायमेंशन लेस आ रहा था। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये पूरे के पूरे डायमेंशन लेस तो होंगे ही होंगे। इनके अंदर जो एंगल है, जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया अल्फा टी, तो ये जो अल्फा टी है ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने लिख दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा टी, ओके, तो यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए ये टर्म। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा टी, आप अल्फा को ऐड कर रहे हो बीटा टी के साथ में, तो यानी कि दोनों की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जो अल्फा की डायमेंशन है वही बीटा इंटू टी की डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आप सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपकी छोटी छोटी चीजें आपको मिस नहीं करना है। अब ऐसे लॉग के अंदर, लॉग जो है, जो लॉग की एक वैल्यू है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देता है लॉग, तो इसके अंदर भी जो लॉग है ये तो आपके पास डायमेंशन लेस है ही, इसके अंदर जो भी होगा वो भी क्या होगा, एक नंबर होता है, आप किसी नंबर का लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो होगा लिखा हुआ, सपोज करो लॉग के अंदर लिख दिया हमने ax प्लस बी, तो ये जो ax प्लस बी है ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और पूरा टर्म आप अगर लॉग का देखोगे तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये e, जैसे केवल e लिखा हुआ है तो एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। अगर इसके ऊपर कुछ मैंने लिख दिया x, तो यहाँ पर x एक न्यूमेरिकल डेटा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो x भी डायमेंशन लेस, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लीजिए बीटा टी कर दिया मैंने, तो ये पूरा टर्म जो अंदर दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये पूरा एक्सपोनेंशियल के साथ निकालोगे वो भी डायमेंशन लेस, ये एक नंबर आएगा, ओके। अब यहाँ पर अंदर जो हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस बीटा टी, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन बीटा इंटू टी की होगी, क्योंकि बीटा टी को आप ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक्स स्क्वायर में से। तो हमने क्या बताया था, आप सेम टाइप की क्वांटिटी से ही किसी चीज को निकाल सकते हो, आप आटे में से ही आटा निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक क्या बोलते हैं बेटा, तिली में से ही तेल निकलता है, कहावत सुनी है ना बच्चों आपने, तो वो तिल होते हैं ना, तिल में से ही तेल निकलता है, आप किसी दूसरी खल में से तेल नहीं निकलेगा, उसमें निकाल चुके हो। तो यहाँ पर बेटा वो कहावत फिट बैठ रही है एग्जैक्टली यहाँ पर, कि आप तिल में से ही तेल निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आपने कुछ और क्वांटिटी ले ली, सपोज करो है ना, आपने जो है आटा ले लिया, आप इसमें चाय बना रहे हो, उसमें डाल दो, चाय मीठी नहीं होगी बेटा आपकी, है ना, चीनी डालोगे तभी मीठी होगी। तो सेम टाइप की क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा एक्स स्क्वायर में से बीटा टी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी बेटा वो किसकी डायमेंशन होगी, वही बीटा टी की होगी। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर लिए भी हैं, तो इनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। फिलहाल देखो ये चीज आप समझ गए हो, तो मैं इसको, तो हमारे पास बेटा ये चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लॉगरिथमिक टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, दीज आर डायमेंशन लेस, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पर, ओके, ये है, ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन बी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब से क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पर, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब ये क्वेश्चन बन गया,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके बेटा, राइटिंग पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, मेरी राइटिंग बड़ी खतरनाक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं ओरिजिनल राइटिंग लिखने लगूँ तो तुम लोग भाग जाओगे। तो फिलहाल बेटा आप राइटिंग पे मत जाइए, मेरे भावनाओं को समझिए ना थोड़ा सा। तो बेटा यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि अल्फा और बीटा की डायमेंशन क्या निकल के आएंगी। अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है ये डायमेंशन लेस हुआ, यानी कि इसको मैं 1 लिखूं, तो अगर मुझे अल्फा की केवल डायमेंशन निकालनी है तो अल्फा की डायमेंशन वही होगी, क्योंकि डायमेंशन ये 1 एफ अपॉन वी स्क्वायर इंटू 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब देखो कितना हो जाएगा इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, अब तक तो याद हो जानी चाहिए ना, हो गई है ना, ml t माइनस 2, नीचे क्या है बेटा वेलोसिटी lt माइनस 1 वेलोसिटी, अब इसका स्क्वायर भी है बेटा नीचे। ओके, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख ले रहे हैं, mlt माइनस 2। ओके, अब इसका स्क्वायर करोगे तो l का स्क्वायर हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा। अब ऊपर ले जाओ तो बेटा ये कितना हो जाएगा, l ऊपर 1 है और है ना, ये ऊपर जाएंगे नेगेटिव के हो जाएंगे तो माइनस का बचेगा m l माइनस 1, और t देखो ऊपर भी नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही बचा ना आंसर आपका, ये आ गई आपके पास अल्फा की डायमेंशन। अब बीटा की डायमेंशन देखो, ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस था बेटा, ये पूरा टर्म कैसा था बेटा, डायमेंशन पूरा साइन बीटा। अब ये बीटा टी भी तो एक एंगल है, तो ये डायमेंशन लेस होगा, यानी कि आप बीटा टी को आप लिखोगे बेटा, बीटा टी को लिखोगे आप, बीटा टी को लिखोगे यानी कि डायमेंशन के टर्म में ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा टी ऐसे लिखिएगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पर टी जो बीटा की डायमेंशन निकालना है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/t। ओके, इस तरीके से, तो ये कितना हो गया बेटा, बीटा की जो डायमेंशन हो गई कितनी हो गई, 1/t, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख दूं बेटा t इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे ये हो जाएंगे, तो निकल के आ गई ना। चलिए एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरा जो इन्वॉल्व है इसकी देख लेते हैं। तो इसमें बेटा कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, फिर अब ये वाला देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पर देखो, इसमें निकालना है। तो अब यू है इस वाले का देखो निकालोगे, यहाँ पर पूछा है जैसे ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा बीटा की और अल्फा की डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है बेटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, क्वेश्चन वही है। अच्छा, आपने बेटा नोट कर लिया है तो फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। देखो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी, ये भी वही है। तो यहाँ पर पहली चीज़ देखो, ये मैंने बोला था कि लॉग के अंदर कोई भी टर्म है तो वो डायमेंशन लेस होगा। तो ये जो आपके पास पूरा टर्म दिख रहा है आपके पास 2π बीटा अपॉन वी स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन होगी बेटा कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। हमें यहाँ पर बीटा की डायमेंशन देखो, ये क्या है आपके पास एक नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बता चुके हैं π2 ये नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर जो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ ये बेटा वी स्क्वायर उधर चला जाएगा, सिर्फ बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होती है वी स्क्वायर की डायमेंशन, पहले वी की डायमेंशन लिख लें, वेलोसिटी है lt माइनस 1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा l स्क्वायर t माइनस 2। ओके, यहाँ पर अच्छा मैं ये बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर f क्या है, v क्या है और बीटा क्या है। ओके, तो देखो अल्फा बीटा तो हमें पता नहीं, इनके डायमेंशन निकालना है, बाकी f फोर्स है बेटा, जो v है वो वेलोसिटी है। ओके, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर f क्या है बेटा, मैं लिख देता हूँ, है ना, फोर्स, और v क्या है बेटा यहाँ पर वेलोसिटी है, और कोई चीज़ तो इन्वॉल्व नहीं है ना यहाँ पर, नहीं है। अब देखो बीटा की डायमेंशन निकल आ गई, अब अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो पूरा लॉग का टर्म ये जो है क्या होगा बेटा, डायमेंशन लेस होगा।
तो अल्फा की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर की डायमेंशन के इज इक्वल हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास डायमेंशन ऑफ एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, अब देखो बीटा की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एल स्क्वायर टी माइनस टू आई है, तो यहाँ पर हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है सीधे सीधे। तो देखो एफ की डायमेंशन कितनी होती है बेटा, एम एल टी माइनस टू। देखो कितनी बार एफ यूज हो रहा है, देखो जब हर जगह एफ एफ, तो मैंने बोला था इसको आप याद कर लीजिएगा एफ की डायमेंशन वी बेटा वी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर देखो आपको डायरेक्टली बता दूँ, देखो बीटा की डायमेंशन बीटा अपॉन वी स्क्वायर जो है ना बेटा, यहाँ डायरेक्टली अच्छा वो वी स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर नीचे एफ बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर था बीटा अपॉन वी स्क्वायर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ बीटा स्क्वायर है, लिख देते हैं। यहाँ पर b की डायमेंशन बेटा कितनी हो जाएगी, b की डायमेंशन एल टी माइनस वन। वैसे डायरेक्टली मैं सोच रहा था कि जो बीटा की डायमेंशन है वो वी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि नीचे एक बीटा बचेगा। मैं डायरेक्टली ये सोच रहा था लिखने की, चलो मैं लिख देता हूँ, आप ऐसे करके समझ लीजिए। एल टी माइनस वन, ओके, इसका स्क्वायर, नीचे बेटा बीटा कितनी आई थी, एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा डायमेंशन जो एक है आपके पास, चलो मैं आगे फिलहाल लिख देता हूँ यहाँ पर एक एक करके। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस टू, और ये कितना हो गया बेटा, एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई, नीचे कितना हो जाएगा बेटा, एल की पावर फोर टी की पावर माइनस फोर हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, देखो एल ऊपर कितने हैं, ये टू और ये थ्री, और नीचे कितने हैं, फोर, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस का बचेगा, एम एल माइनस वन। और यहाँ पर देखो टी ऊपर फोर नीचे फोर कैंसिल हो गया, बस इतना ही बचा बेटा। तो ये हो गई डायमेंशन ऑफ अल्फा। ओके, ये आपके पास डायमेंशन ऑफ अल्फा हो गई। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पर एप्लीकेशन की हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में, एप्लीकेशन की बात। तो बेटा ये एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन हमें पता है तो उसकी हम यूनिट कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम कोई रिलेशन ड्राइव करना है तो वो कैसे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा। तो इसके आप नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपके अपने जो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की उनको आप शेयर कीजिए। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बेटा कि आपके पास जैसे 11th की हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितना सिलेबस है आपका लास्ट चैप्टर तक आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो पर डे आप एक सीक्वेंस वाइज हमारी वीडियो आपके पास आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, हम इस तरीके से रखेंगे कि बेटा फिजिक्स की जो वीडियो है या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी वीडियो आपको अल्टरनेट मिलेंगी। जैसे आज फिजिक्स की जाएगी आपके पास, तो कल दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो जाएगी, फिर परसों फिजिक्स जाएगी। तो ताकि आपको जो है उसका टाइम भी मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है और उसको किस तरह से रिवीजन करना है, तो वो ताकि आपको प्रॉपर टाइम भी मिल सके, इसलिए हमने ये अल्टरनेट रखा है। तो बेटा इसको अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।